हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जाहिद रीम और स्वागत करते हैं आपको मेरी यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। बेटा, आप मुझे प्यार से जाहिद भाई भी बोल सकते हो या बड़े भाई भी आप मुझे बोल सकते हो। तो बेटा, लास्ट वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। हमने उसमें डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, किस तरीके से संविधान को बनाया गया था और संविधान हमारी जिंदगी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और संविधान हमारे देश के लिए क्यों जरूरी है और किस तरीके से संविधान से हमारा देश चलता है। तो बेटा, आज हम दूसरे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दूसरे चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपके पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सेकंड है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से संविधान आपको कुछ राइट्स देता है, कुछ अधिकार देता है, जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी जो है वो गुजार सकते हो एक कंट्री में। ठीक है बेटा, तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं डीपीएसपीज क्या चीज होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। फंडामेंटल राइट्स या राइट्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पहले समझने के लिए हमें पहले थोड़ा बैक जाना होगा। आपको पता ही होगा कि जब हमारा देश जब ब्रिटिशर्स के अंडर था, तो उस वक्त ब्रिटिशर्स अंग्रेज लोग हमारे ऊपर काफी ज्यादा जुल्म करते थे। आपको पता होगा वो लोगों को मार रहे थे, पीट रहे थे, और लोगों के पास कोई भी अधिकार नहीं था। वो पुलिस के पास नहीं जा सकते थे, वो कोर्ट के पास नहीं जा सकते थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर काफी ज्यादा जुल्म होता था और वो किसी को बोल भी नहीं पाते हैं। उसी को मद्देनजर में रखते हुए, उसी को दिमाग में रखते हुए, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, जिन लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, उन लोगों ने बोला कि देखो भाई साहब, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स जरूरी होनी चाहिए, कुछ अधिकार जरूरी होनी चाहिए, जिसकी वजह से एक सिटीजन के ऊपर कल को जुल्म ना हो जाए। अगर हम ये हुकूक, अगर हम ये अधिकार नहीं रखेंगे, फिर ब्रिटिश तो हमारे बीच में फिर फायदा ही क्या रहा। अगर हमारा एक आम शहरी जो है वो अच्छे से जी नहीं पाएगा हमारी कंट्री में, फिर हमारे और अंग्रेजों के बीच में फर्क ही क्या रह जाएगी। उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी को दिमाग में रखते हुए, उन लोगों ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स लाए, कुछ अधिकार लाए, जिसकी वजह से सिटीजन जो है वो खुशहाली से अपना अपनी जिंदगी जीते हैं इस कंट्री में। ठीक है बेटा, तो पहले हम देखते हैं कि बिल ऑफ राइट्स क्या होता है। तो बेटा, आपको पता ही होगा कि जहां पर भी डेमोक्रेसी है, तो जहां पर भी डेमोक्रेसी है, चाहे इंडिया में डेमोक्रेसी है, चाहे यूएसए में डेमोक्रेसी है, चाहे किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी क्या करता है, ये कुछ अधिकार देता है, ये कुछ राइट्स देता है सिटीजन्स को, और ये सिटीजन्स को वो राइट्स प्रोटेक्ट करता है गवर्नमेंट से। मिसाल के तौर पर डेमोक्रेसी आपको बोलता है कि आपको जीने का अधिकार है, ठीक है। ये आपको एक राइट इसने दिया, डेमोक्रेसी ने, और ये राइट आपको गवर्नमेंट से प्रोटेक्ट करता है। कल को गवर्नमेंट आपका ये राइट नहीं लेना चाहिए। तो इसीलिए डेमोक्रेसी का मतलब जो होता है, डेमोक्रेसी बेसिकली आपको कुछ बेसिक राइट्स देता है और उन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है गवर्नमेंट से। ठीक है, अब हम आते हैं बिल ऑफ राइट्स पे। बिल ऑफ राइट्स बेसिकली क्या है, ये लिस्ट ऑफ राइट्स हैं। ये लिस्ट ऑफ राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और जो बेसिकली गारंटी देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन उन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा और गवर्नमेंट से उनको प्रोटेक्ट करेगा, और जो सिटीजन है, जो जिसके पास ये राइट्स बराबर पहुंचने चाहिए। मिसाल के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार देता है, ठीक है। तो आपको ये प्रोटेक्ट भी करता है कि गवर्नमेंट आपसे ये राइट नहीं लेना चाहिए। कल को आपको कोई अरेस्ट करेगा, अरे आ जाओ भाई, अरेस्ट हो जाओ, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन आपको वहां से प्रोटेक्ट भी करता है और आपको राइट्स देता भी है और प्रोटेक्ट भी करता है कि कल को आपको जो है वो कोई भी अरेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स बेसिकली लिस्ट ऑफ राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं और जिनको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, कहां किससे प्रोटेक्ट करता है, गवर्नमेंट से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, ये बिल ऑफ राइट्स प्रोहिबिट करता है गवर्नमेंट को, ताकि वो सिटीजन के, कोई भी सिटीजन के राइट्स को छीन ना सके। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स बेसिकली क्या करता है, बिल ऑफ राइट्स प्रोटेक्ट करता है सिटीजन के राइट्स को। कहां से प्रोटेक्ट करता है, गवर्नमेंट से ये प्रोटेक्ट करता है, ताकि सिटीजन को कोई भी नुकसान कल को ना हो जाए। ठीक है, और ये आपको दिलासा देता है कि अगर कल को जो है, कल को आपके साथ कोई भी नाइंसाफी हो, कल को जो है वो, कल को आपके किसी ने भी राइट्स जो है वो आपके छीन लिए, मान लीजिएगा कल को आपको किसी ने राइट टू लाइफ या राइट टू एजुकेशन आपसे छीन ली है, या आपको अधिकार देता है, या आपको इंश्योर करता है कि उसको बचाने के लिए जो है वो मेरी जिम्मेदारी है। कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट्स भी देता है और ये आपको इंश्योर भी करता है कि
अगर आपको कल को कोई राइट्स छीनेगा भी, मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा। ठीक है, ये हम आगे पढ़ते हैं कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन खुद जो है आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, इसकी डिमांड जो है वो बेसिकली कहाँ से शुरू होती है? इसकी डिमांड जो है बेसिकली आज़ादी से पहले जो है वो डिमांड शुरू होती है। 1928 में जो है एक कमेटी थी, मोतीलाल नेहरू कमेटी। मोतीलाल नेहरू कमेटी एक कमेटी थी जो डिमांड करती है कि हमारे देश में बिल ऑफ राइट्स होने चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स होने चाहिए। उसके बाद ये जो बेसिकली क्या करता है, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, ये मोतीलाल नेहरू कमेटी का जो गोल था, जो मकसद था, उनको पता था कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर काफी ज्यादा जुल्म किया और ये चाहते थे कि वो जुल्म जो है वो दोबारा हमारे सिटीजन्स के साथ ना हो। तो इसीलिए उन लोगों ने डिमांड की कि हमें बिल ऑफ राइट्स जरूरी होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारे जो ऑर्डिनरी और जो फंडामेंटल राइट्स, एक होता है नॉर्मल राइट्स, आपके नॉर्मल अधिकार, दूसरा होता है ये फंडामेंटल राइट्स जो आपको लाजिमन मिलने चाहिए। चाहे अगर अगर आपको वो ना मिले तो आप कोर्ट में भी जा सकते हो, आप पुलिस के पास भी जा सकते हो कि इसने मुझे ये अधिकार नहीं दिया है। मिसाल के तौर पर मेरा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन। अगर मुझे कोई स्कूल मुझे कोई गवर्नमेंट स्कूल अलाउ नहीं करता है या मुझे कोई प्राइवेट स्कूल अलाउ नहीं करता है, ये है आपको अधिकार नहीं है पढ़ने का, तो वो मेरा फंडामेंटल राइट है। तो मैं डायरेक्ट पुलिस के पास या कोर्ट के पास जा सकता हूँ और मैं बोल सकता हूँ कि इस स्कूल ने मुझे पढ़ने से जो है वो मना कर दिया है। तो ये होता है फंडामेंटल राइट्स जो कि आपके लिए जरूरी ही है। दूसरा होता है ऑर्डिनरी राइट्स। ये वो राइट्स होते हैं बेसिकली जो आपको जरूरी नहीं होते। ठीक है, और जो जो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, अगर आपको ये वायलेट होते भी हैं तो आप डायरेक्ट जो है कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन जो ऑर्डिनरी राइट्स जो होते हैं, अगर आपको ये वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ठीक है, हम बेसिकली जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है कि आपके जो ये राइट्स होते हैं इनको प्रोटेक्ट, और मैं आपको इन राइट्स को मैं बचाऊंगा आपको। ये आपको गारंटी देता है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको गारंटी देता है जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, उसके बाद डिफिकल्ट टू चेंज। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये बहुत डिफिकल्ट हैं इनको चेंज करना। इनको आप ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते हो। कल को कोई आ जाएगा, कोई पीएम आ जाएगा या कोई कल को कोई प्रेसिडेंट आएगा, वो बोलेगा अरे इन फंडामेंटल राइट्स को हटाओ भाई। ऐसा हम उसको चेंज नहीं कर सकते, बल्कि हम उसको चेंज कर सकते हैं, हम इसको अमेंड कर सकते हैं। एक एक प्रोसीजर है कि हम उसको पार्लियामेंट में जो है वो एक बिल लाएंगे, फिर उसके बाद राज्यसभा में हम बिल लाएंगे। तो जब वो बिल जब पास हो जाएगी, बिल को पास होने के बाद जब उसको प्रेसिडेंट साइन करेगा, तभी जाके जो है वो कोई भी लॉ जो है, कोई भी राइट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम वहां पर ऑर्डिनरी राइट्स की बात करेंगे तो ऑर्डिनरी राइट्स को कोई भी चेंज कर सकता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को कोई भी चेंज इस तरीके से नहीं कर सकता है। ठीक है, जुडिशरी इज द प्रोटेक्टर। मिसाल के तौर पर आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, आपका जो हाई कोर्ट है, ये भी आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर मैं बताऊंगा कैसे। मिसाल के तौर पर कल को पार्लियामेंट में कोई बिल पास हुई कि बोला कि कल से राइट टू लाइफ किसी के पास नहीं है। लेकिन वहां से फिर जब जुडिशरी जब देखता है इसको कि भाई ये जो बिल लाई गई है, ये जो बिल पास हुई है, ये एक सिटीजन के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हर किसी इंसान को जीने का अधिकार है, हर किसी इंसान को सोने का अधिकार है, हर किसी इंसान को पढ़ने का अधिकार है। ये जो आप जो बिल ला रहे हैं ये हमारे सिटीजन के लिए सही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस बिल को रिजेक्ट कर सकता है, वो उस कानून को जो है वो रिजेक्ट कर सकता है। इसीलिए बोलता है कि जुडिशरी आपकी जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स को। बात आई यहां तक समझ? बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जो जो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या क्या बेसिकली हैं, किस तरीके से फंडामेंटल राइट जो है वो आपको एक अधिकार देते हैं, जीने का अधिकार देते हैं, पढ़ने का अधिकार देते हैं और बाकी बहुत सारी चीजों का आपको अधिकार मिलता है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये असल में है क्या, और कौन कौन सा फंडामेंटल राइट्स एक सिटीजन को मिलता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वलिटी आपका पहला फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ये आपके आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जो है वो होता है। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक में आता है। ठीक है, तो आर्टिकल
जो राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू इक्वलिटी में क्या आता है? रूल ऑफ लॉ। तो भाई साहब क्या है ये रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ आपको बोलता है कि जितने भी इंडिया में जितने भी सिटीजन्स हैं, वो सारे जो है वो सारे लॉ के सामने बराबर हैं। ठीक है, लॉ के सारे लॉ के सामने बराबर हैं और हर किसी को इक्वल प्रोटेक्शन मिलती है। कोई भी लॉ से बड़ा नहीं है, कोई भी लॉ से छोटा नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर मैं गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, मेरा कोई दोस्त है वो किसी अमीर फैमिली से ताल्लुक रखता है, हम दोनों के लिए जो है वो सेम टू सेम राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी हम दोनों के लिए हैं। अगर उसको गवर्नमेंट जो है एजुकेशन देता है तो मुझे भी गवर्नमेंट एजुकेशन देगा, और देना भी चाहिए। अगर मैं कोई क्राइम करता हूँ या मेरा कोई दोस्त क्राइम करता है, हम दोनों को सेम सजा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कोई सजा क्राइम करूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, और कोई अमीर बाप के बेटा कोई भी क्राइम करता है उसको नहीं मिलता है सजा। ऐसी बात नहीं है। अगर कोई भी बंदा जो है कोई भी क्राइम करता है उसके लिए सेम सजा है। अगर किसी इंसान को कोई भी एजुकेशन मिलती है या गवर्नमेंट से कोई रिलीफ मिलता है तो सभी लोगों को मिलना चाहिए। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही डिफाइन करता है कि सभी लोग लॉ के सामने इक्वल हैं, सभी लोग लॉ के सामने बराबर हैं। ठीक है, तो ये रूल ऑफ लॉ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट इक्वलिटी में आपका आता है नो डिस्क्रिमिनेशन। राइट टू इक्वलिटी जो है ये डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करता है। ये बोलता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, बेस्ड ऑन रिलीजन। तो ये बोलता है कि जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, सारे लोग लॉ के सामने इक्वल हैं। मिसाल के तौर पर कोई दलित फैमिली से ताल्लुक रखता है या कोई अमीर खानदान से ताल्लुक रखता है, तो वो सारे जो है वो बराबर हैं। सभी लोगों को जो है वो सभी लोगों को इक्वलिटी मिलनी चाहिए, सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, कोई भी लॉ से बड़ा नहीं है और कोई भी लॉ से छोटा नहीं है। उसके बाद एबॉलिशन। राइट टू इक्वलिटी आपको बोलता है कि एबॉलिश करो, खत्म करो। क्या खत्म करो? अनटचेबिलिटी को खत्म करो। आर्टिकल 17 आपको बोलता है कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। भाई साहब ये जो आपका जो अनटचेबिलिटी जो सिस्टम था हमारे इंडिया में, दलित फैमिली को कोई उनको हाथ लगाने भी नहीं देता था भाई। मिसाल के तौर पर और कोई बंदा जो है वो दलित फैमिली से ताल्लुक रखता था, उनके घर में कोई पानी भी नहीं पीता था, उनके साथ कोई बात भी नहीं करता था। अगर किसी दलित फैमिली का शैडो जो है वो किसी अमीर के ऊपर पड़ता था, तो अमीर जो है दिन में 10 बार नहाता था, बोलता था कि मेरी जो उसकी जो शैडो है वो मेरे ऊपर पड़ गई, मतलब कि मैं गंदा हो गया। ऐसी कंडीशन थी इंडिया में। तो इसीलिए आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को बिल्कुल खत्म करो। ये इंडिया में बिल्कुल भी होना चाहिए नहीं, नहीं होना चाहिए। और जितने भी लोग हैं वो सारे सेम है, चाहे दलित फैमिली से ताल्लुक रखता हो या किसी भी फैमिली से ताल्लुक रखता हो, सारे लोग जो हैं वो सेम है। और ये आता है राइट टू इक्वलिटी के फंडामेंटल राइट में। यहाँ तक समझ में आया? बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो आपका राइट है वो है राइट टू फ्रीडम। भाई साहब सबसे अच्छा जो है और सबसे खतरनाक जो है वो यही है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम आपके आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, जो बोलता है आपको कि भाई आपके पास अधिकार है, आपके पास बोलने का अधिकार है भाई। ठीक है, आप अपने अल्फाजों में कुछ भी बोल सकते हो और आप अपनी थॉटों को जो है एक्सप्रेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलो, आप किसी को गाली दो भाई, वैसी बात नहीं है। आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि भाई आपके पास राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच है और आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। मतलब आप कुछ अच्छा बोल सकते हो, न कि आप किसी इंसान को कुछ बुरा बोलो। आपके पास अधिकार ये है कि आप अपने आर्टिकल जो है वो अपने अखबार में जो है वो छाप सकते हो, आप स्पीच दे सकते हो, आप किसी से कुछ बोल सकते हो, आप सरकार से क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये सवालात जो हैं ये आप सरकार से पूछ सकते हो कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी क्यों होती है, या गरीब जो हैं गरीबों को रोज़गार क्यों नहीं मिलता है। ये सवाल आप सरकार से पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि आप किसी को गाली दोगे कि फिर बोलोगे मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ऐसी बात नहीं है। आप जो हैं आप अपने थॉट्स को जो है वो दूसरे के सामने रख सकते हो कि मेरे पास ये थॉट है, मैं ये करना चाहता हूँ, ये मैं सोचना चाहता हूँ। तो यही चीज़ें आपके पास फ्रीडम है। ठीक है, दूसरा जो है असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आप जो है आप किसी भी जगह पर जमा हो सकते हो विदाउट आर्म्स। मिसाल के तौर पर अगर आपको कहीं जगह लगता है कि हमें जो है ग्रुप बनाना चाहिए, हमें कहीं जगह पर मिलना चाहिए, या हमें अपने दोस्तों के साथ मिलना चाहिए, या कम्युनिटी में जो है कुछ प्रोग्राम वगैरह है, तो आप असेंबल हो सकते हो, आप एक जगह पर जमा हो सकते हो। लेकिन आपको आर्म्स जो है, आपको हथियार जो है, हथियार का इस्तेमाल आपको नहीं करना होता है। आपको तलवार नहीं उठानी है, आपको गन नहीं उठाना है, आपको पत्थर हाथ में नहीं उठाने हैं। ठीक है, आप आराम से जमा हो सकते हो किसी जगह पर, फिर अपनी बात जो है रख सकते हो। ठीक है, ये अधिकार भी आपका देता है आर्टिकल 19, विच मीन्स की राइट टू फ्रीडम।
ठीक है? फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, आप अपनी एसोसिएशन बना सकते हो और आप यूनियन भी बना सकते हो। आपने देखा होगा कि ट्रेडर्स एसोसिएशन होती है, ड्राइवर्स एसोसिएशन होती है। आप अपनी एसोसिएशन बना सकते हो, लेकिन एसोसिएशन जो है ये अपने काम से काम रखना चाहिए। ये दूसरे के काम में जो है वो मुदाखलत नहीं करना चाहिए। ये अपने काम से काम रखना चाहिए, तब आप अपनी एसोसिएशन या यूनियन बना सकते हो। उसके बाद मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप इंडिया में जो है वो किसी भी जगह पर आप मूव कर सकते हो। आपको केरला घूमने का शौक है, आपको कश्मीर घूमने का शौक है, आप जहां पर भी घूमें, लेकिन आप अच्छे से डिग्निटी के साथ घूम सकते हो। ठीक है? रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। आप अगर चाहते हो कि मैं किसी और जगह पर सेटल हो जाऊं, मिसाल के तौर मैं कश्मीर में रहता हूं, मैं केरला में सेटल होना चाहता हूं, केरला का कश्मीर में सेटल होना चाहते हो, तो आप आराम से सेटल हो सकते हो। आपको कोई भी टोकेगा नहीं, आपको कोई भी डांटेगा नहीं, क्योंकि ये राइट आपको देता है, राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आप हर किसी जगह पर जो है वो सेटल हो सकते हो इंडिया में विदाउट कोई टेंशन। ठीक है? प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। आप कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो। आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप बिजनेसमैन हो, आप तिजारत करते हो, आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, तो आप अपने प्रोफेशन को आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको कोई भी नहीं बोलेगा कि भाई आप डॉक्टर हो, आप ये काम करो। अगर आप टीचर हो तो आप डॉक्टर डॉक्टर का काम करो। आपको ये कोई नहीं बोलने वाला है। अगर आप ट्रेड करते हो तो आप ट्रेड मत करो। वैसी बात नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। चाहे आपको ट्रेड करना है, डॉक्टर बनना है, पढ़ना है, लिखना है, कुछ भी करना है, तो आप अपने आराम से अपने प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। तो ये तीसरा हमारा राइट है। ठीक है? तीसरा हमारा फंडामेंटल राइट है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। आपको आर्टिकल 21 जो है, आपको आर्टिकल 21 देता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। ठीक है? ये इसमें ये बोलता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू पर्सन। हम किसी भी इंसान की जो है वो राइट टू लाइफ नहीं छीन सकते हैं। आर्टिकल 21 आपको बोलता है कि हर किसी इंसान के पास जो है वो जीने का अधिकार है। कोई भी इंसान किसी की लाइफ नहीं ले सकता है। मिसाल के तौर पर कल को पुलिस ने आपको बोला है कि भाई आप हमारे साथ जेल चलो भाई, आप 10-20 दिन के लिए जेल में रहो। आप बोलोगे नहीं भाई, मैं क्यों आऊँ जब मैंने कोई क्राइम किया ही नहीं। आप बोलोगे उसको कि मेरे पास आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू लाइफ है, मैं अब जी सकता हूँ, मेरे को जीने का अधिकार है, मेरे को जेल में रहने की ज़रूरत नहीं है। तो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में यही बोलता है कि हर किसी सिटीजन को जीने का अधिकार है, उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई हर किसी इंसान के पास राइट टू लिव है विथ ह्यूमन डिग्निटी है। ठीक है? इंसान बोलता है कि देखो, इंसान एक होता है कि मेरे पास राइट टू लाइफ है। ठीक है? मैं जीता हूँ आराम से, लेकिन मुझे कोई इज्जत नहीं देता है भाई। मुझे हर जगह पर जो है वो लोग जूते मारते हैं, थूके मारते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई इंसान के पास राइट टू लाइफ है, लेकिन विथ ह्यूमन डिग्निटी के साथ। भाई साहब, आपको जो है वो किसी भी इंसान को गलत नज़र से नहीं देखना है। कल को आप बोलोगे कि कल को आप किसी को चप्पल फेंक दोगे भाई, किसी को आप इंसल्ट करोगे, नहीं भाई। हर किसी इंसान के पास अधिकार हैं, लेकिन हर किसी इंसान के पास राइट टू लाइफ है विथ डिग्निटी। हर कोई इंसान जो है वो इज्जत वाली ज़िंदगी जी सकता है। ठीक है? आप किसी भी इंसान को जो है एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आप किसी से काम ले रहे हो भाई, ठीक है? आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके पास राइट टू लाइफ है भाई। काम तो ठीक कर रहा है वो, 7-8 घंटे काम कर रहा है। आप उससे 10-15 घंटे काम नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके पास राइट टू लाइफ है। एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते आप उसको। उसको बेचारे को भी जीने का अधिकार है, उसको भी इज़्ज़त के साथ जीने का अधिकार है। तो आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 21 ए पे। आर्टिकल 21 ए क्या देता है? आपको ये देता है राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21 जो है, 21 ए जो है, ये आपको देता है राइट टू एजुकेशन। हर किसी इंसान को जो है बेसिकली पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। जब इंसान पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा, तभी देश भी आगे बढ़ेगा। ठीक है? तो राइट टू लाइफ जो है, राइट टू लाइफ के बाद आर्टिकल 21 ए में आता है राइट टू एजुकेशन। और जब इंसान पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा, तो ये अधिकार उसको देता है कॉन्स्टिट्यूशन। ये अधिकार भी आप किसी से छीन नहीं सकते हो। ठीक है? ना आपसे कोई छीनेगा। ठीक है? उसके बाद हम आते हैं जस्टिस एंड प्रोटेक्शन पे, जो बेसिकली आर्टिकल 20 जो है, ये बेसिकली क्या कहता है? नो पर्सन, आर्टिकल 20 का मतलब होता है राइट्स ऑफ एक्यूजर। अब जो बंदा जो है, जिसने कोई क्राइम किया होगा, किसी ने कुछ गलत किया होगा, अब अगर वो बंदा जेल में है या वो किसी और जगह पर है, तो उसके क्या क्या राइट्स हैं, उसके क्या क्या अधिकार हैं। पहला अधिकार है नो डबल जियोपार्डी।
को आप किसी भी इंसान को जो है वो एक ही क्राइम पे 2 सज़ा नहीं दे सकते हो। मिसाल के तौर पर किसी इंसान ने चोरी की है, ठीक है? अब उसको चोरी के लिए सज़ा मिल रही है। आप उसको दोबारा जो है उसी चोरी पे दूसरा सज़ा नहीं दे सकते हो। यही बोलता है कि आर्टिकल 20 यही बोलता है कि अगर किसी बंदे ने कोई क्राइम किया होगा तो उसको एक क्राइम पे 2-2 सज़ा नहीं मिल सकते हैं, ठीक है? उसके बाद नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन इल्लीगल फ्रॉम द बैक डेट। दूसरा ये बोलता है कि आर्टिकल 20 बोलता है कि आप मिसाल के तौर पर आपने कल को आपको कोई बोलेगा कि आपने लास्ट ईयर जो है 2 साल पहले कोई क्राइम किया था, अब मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है या उस पे आपको सज़ा मैं दूँगा, ऐसी बात नहीं है। आपने जो भी आपने कोई क्राइम किया होगा 10 साल, 20 साल पहले या 30 साल पहले, उस पे आपको अब कोई भी जेल नहीं होगी क्योंकि ये आपको बोलता है कि आपने जो भी बैग में जो भी आपने क्राइम किया होगा, आपको उसकी सज़ा मिली है, अब आपको उसको दोबारा आप उसको सज़ा नहीं मिल सकती है क्योंकि आपके पास राइट है। पहले से ही आपको उसकी सज़ा मिली है, अब आपको दोबारा उसकी सज़ा नहीं मिल सकती है या 10 साल के बाद आपको उसकी सज़ा दोबारा नहीं मिल सकती है। उसके बाद नो पर्सन कैन बी फोर्स्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट देमसेल्फ। आपने देखा होगा कि पुलिस वाले जो क्या करते हैं, वो किसी बंदे को पकड़ते हैं, फिर उनके पास कोई भी सबूत नहीं होता है। फिर वो उस बंदे को बोलते हैं कि आप झूठी-मूठी कहानी बता दो कि हाँ, मैंने ये क्राइम किया है और मैंने ये गलती की है, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। कोई भी इंसान जो है वो अपने ही खिलाफ जो है वो गवाही नहीं देना चाहिए कि मैंने कोई क्राइम किया है। अगर पुलिस किसी को भी किसी इंसान को पकड़ते हैं कि आपने क्राइम किया तो पुलिस के पास कोई एविडेंस होना चाहिए। वो उस इंसान के ऊपर टॉर्चर नहीं करना चाहिए कि नहीं आप बोलो कि आपने ये क्राइम किया। वो ऐसा नहीं कर सकता है और इंसान जो है अपनी खिलाफ जो है वो गवाही नहीं दे सकता है। ठीक है? ये आपके आर्टिकल 20 में आता है। अब उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 22 में प्रिवेंशन डिटेंशन। ठीक है? मिसाल के तौर पर अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? मिसाल के तौर पर कल को सरकार को लगे कि कल को पुलिस को लगे कि इनको किसी के ऊपर शक हो जाए, ठीक है? कि इस बंदे की वजह से जो है वो देश में हालात ख़राब होते हैं, इस बंदे की वजह से सोसाइटी में हालात ख़राब होते हैं। तो सरकार जो है सरकार उसको अरेस्ट कर सकती है और उसको अप टू 3 मंथ तक जेल में रख सकते हैं, ठीक है? और 3 मंथ के बाद जो है 3 मंथ के बाद उनको दोबारा देखना है, उनको एडवाइज़री बॉडी बुलानी है और उनको उस केस को फिर से रिव्यू करना है कि क्या सच में इसकी वजह से खतरा था? क्या सच में जो है इसकी वजह से हालात ख़राब होते थे? 3 मंथ के बाद उनको फिर से देखना है कि सच में ये आदमी जो है वो सुधर चुका है या नहीं सुधर चुका है? तो अगर वो आदमी सुधर नहीं चुका होगा या उसकी वजह से हालात ख़राब होते हैं, तो फिर वो अप टू 3 मंथ उसको फिर से जेल में रख सकते हैं, ठीक है? आया समझिए? प्रिवेंटिव डिटेंशन हम किस लिए करते हैं? ताकि हम देखते हैं कि कोई भी हालात जो हैं वो देश में खराब नहीं होने चाहिए। हम ये बेसिकली क्या करते हैं कि हमें शक के बेस पे किसी को अरेस्ट करते हैं अप टू 3 मंथ्स तक। 3 मंथ्स के बाद हमें फिर से देखना है कि इस इंसान ने कोई ऐसा काम तो नहीं किया होगा कि जिसकी वजह से देश में जो है हालात खराब होते हैं, ठीक है? 3 मंथ तक हम उसको जेल में रख सकते हैं, 3 मंथ के बाद फिर से हम रिव्यू कर सकते हैं उसका केस। आगे बढ़ते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 में आपका आता है, ठीक है? आपको पता होगा कि हमारी जो वीकर क्लास है, हमारा जो वीकर सेक्शन है, जो लोग बेचारे बहुत गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है। लोग उनसे काम करवाते हैं, उनको पीटते हैं, उनको बहुत कुछ ज़ुल्म होता है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए, उसी को दिमाग में रखते हुए, ये हमारा एक राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आप किसी भी इंसान को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो। आप किसी भी इंसान को जो है वो खरीद नहीं सकते हो या उसको बाय नहीं कर सकते हो। ये आपको पता है कि इंडिया में जो है हर साल काफ़ी सारे लोग जो हैं वो गायब होते हैं, जिनको सच में बेचा जाता है और उनके बॉडी पार्ट्स निकाले जाते हैं और फिर उनको सेल किया जाता है। तो इसीलिए आर्टिकल 23 टू 24 बोलता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आप किसी भी इंसान को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो, आप इंसान को ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप नहीं कर सकते हो, आप किसी इंसान को नहीं बेच सकते हो। या ऐसे आपको पता होगा कि काफ़ी सारे पेरेंट जो हैं अपने बच्चों को बेचते हैं और फिर उनसे पैसे लेते हैं। अब उस बच्चे के साथ बेचारे के साथ क्या होता है, कोई नहीं जानता है, तो ठीक है? तो सरकार ने जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि आप किसी भी इंसान के साथ जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ही बड़ा जुर्म है इंडिया में, ठीक है? फोर्स्ड लेबर जिसको हम बेगर भी बोलते हैं, ठीक है? आप किसी भी इंसान को जो है वो किसी इंसान के ऊपर आप ज़ुल्म नहीं कर सकते हो, आप उसको नहीं बोल सकते हो कि आप मेरे लिए 1 दिन में काम करो और मैं आपको पैसा नहीं दूँगा।
ठीक है? आपने काफ़ी जगह पर आपने देखा होगा कि जो सेठ लोग जो होते हैं, जो मालिक मालिक लोग होते हैं, वो किसी इंसान को खरीदते हैं। खरीदने के बाद वो फिर उसको पूरी उम्र जो है अपने अंडर रखते हैं, उसके ऊपर ज़ुल्म करते हैं, उससे हर दिन काम करवाते हैं। उसको बस सिर्फ़ वही सुबह-शाम की रोटी देता है और उससे बहुत ज़्यादा काम करवाता है। ये भी मना किया गया है और ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़ुल्म है, ठीक है? चाइल्ड लेबर, आप बच्चों से जो है वो काम नहीं करवा सकते हो, ठीक है? अब जितने भी बच्चे जो हैं, जो बिलो 14 जो आते हैं, बिलो 14 से आप किसी भी बच्चे से काम नहीं करवा सकते हो। आपने देखा होगा कि फैक्ट्री में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे काम करते हैं और जिन बेचारों को पता भी नहीं होता है कि हम काम क्यों करते हैं। किसी के पेरेंट्स जो हैं वो नहीं होता है, किसी का कुछ और नहीं भाई नहीं होता है या किसी का बहन नहीं होता, अब बेचारा वो मजबूर होता है काम करने के लिए। अब फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, फैक्ट्री वाले उनसे काफ़ी ज़्यादा ज़ुल्म करते हैं, उनको दिन का यही 1-200 रुपए देते हैं और उनसे कम से कम 10-12 घंटे काम करवाते हैं। तो ये भी आप नहीं कर सकते हो। अगर आप कहीं जगह पर देखते हो कि चाइल्ड लेबर हो रहा है, बच्चों के साथ ज़ुल्म हो रहा है, तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। आप अपने रिलीजन को जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आता है। इंडिविजुअल के पास फ्रीडम है कि भाई वो अपने जो भी उसके जो बिलीफ्स होते हैं, जो उसका जो मज़हब होता है, वो उसको आराम से प्रैक्टिस कर सकता है। मतलब कि और कोई इंसान जो है, कोई मुसलमान है, वो नमाज़ पढ़ सकता है, कोई हिंदू है, वो पूजा कर सकता है, कोई क्रिश्चियन है, वो अपनी इबादत कर सकता है। तो हर किसी इंसान के पास इंडिविजुअल फ्रीडम है कि वो अपने मज़हब को प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है। प्रोपेगेट मतलब वो अपने मज़हब को आगे भी बढ़ा सकता है, ठीक है? वो रिलीजियस टीचिंग्स दे सकता है, बिलीफ जो है दूसरे के साथ शेयर कर सकता है। तो वो प्रोपेगेट और प्रैक्टिस कर सकता है अपने रिलीजन्स। तो ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंडर आता है, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 के में आता है। सेक्युलरिज्म, इंडिया जो है, इंडिया बेसिकली सेक्युलर है। ये किसी इंडिया ने बोला है कि हमारा कोई भी पर्टिकुलर मज़हब नहीं है, क्योंकि हमारे देश में डाइवर्सिटी है। तो यहाँ पर काफ़ी मज़हब के लोग रहते हैं। तो हमारा जो देश है ये सेक्युलरिज्म है और हर किसी इंसान के पास अधिकार है, वो अपने-अपने मज़हब को प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है? तीसरा है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। हर किसी रिलीजन के पास, हर किसी मज़हब के पास ये राइट है कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड कर सकता है। मुस्लिम्स के पास अधिकार है, वो मस्जिद बना सकता है। हिंदुओं के पास अधिकार है, वो मंदिर बना सकता है। क्रिश्चियन के पास अधिकार है, वो चर्च बना सकता है और उसमें फिर क्या कर सकता है वो, उसके लिए कुछ डोनेशन भी माँग सकता है। मुस्लिम से डोनेशन माँग सकता है, हिंदुओं से डोनेशन माँग सकता है, क्रिश्चियन से डोनेशन माँग सकता है। वो अपने मज़हब को आगे भी बढ़ा सकता है। तो ठीक है, ये हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंडर आता है। उसके बाद हम आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, जो कि आर्टिकल 29 और 30 में आता है। आपको जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंडिया में जो है वो डाइवर्सिटी तो है ही है। अब इंडिया में काफ़ी सारे माइनॉरिटी लोग रहते हैं, चाहे माइनॉरिटी बेस्ड ऑन कास्ट हो, माइनॉरिटी बेस्ड ऑन रिलीजन हो, माइनॉरिटी बेस्ड ऑन लैंग्वेज हो। तो उनके लिए भी सरकार ने जो है वो कुछ सोच के रखा है पहले ही, जो आता है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स में, ठीक है? तो सरकार ने जो है वो सरकार ने बोला है कि हम प्रोटेक्ट करेंगे जितनी भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, हम उनको प्रोटेक्शन करेंगे। वो अपने मज़हब को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं और वो अपने मज़हब को भी आगे बढ़ा सकते हैं, अपने मज़हब को आगे प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है? अंडर द आर्टिकल 29 एंड 30, ठीक है? उसके बाद जितने भी लैंग्वेज माइनॉरिटी के लोग हैं या कल्चरल माइनॉरिटी के लोग हैं, वो भी अपने लैंग्वेज को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका कल्चर जो है वो बच सकता है, ताकि जितनी भी उनकी आने वाली जो नस्लें होंगे, आने वाले जो बच्चे होंगे, वो भी अपनी लैंग्वेज को सीखेंगे, अपने कल्चर को सीखेंगे, जिसकी वजह से उनकी जो कम्युनिटी होगी, वो धीरे-धीरे ग्रो हो जाएगी, ठीक है? तो आपको आर्टिकल 29 एंड 30 यही बोलता है कि जितनी भी हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, उनके पास अधिकार है कि वो अपनी माइनॉरिटी को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं, चाहे लैंग्वेज की माइनॉरिटी इनके पास हो, चाहे कल्चर की माइनॉरिटी हो या चाहे रिलीजन की माइनॉरिटी हो। तो वो अपने मज़हब को, कल्चर को, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 19 एंड 30। उसके बाद हम आते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइट भी है और आर्टिकल भी है। आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? डॉक्टर अंबेडकर सर ने बताया है कि जो आर्टिकल 32 है, ये हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं और ये आपके राइट्स को वाक़ई में
प्रोटेक्ट करता है। ये खुद में भी एक राइट है और बाकी फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है? बोलता हूँ मैं, ठीक है? जो आपका जो लास्ट वाला जो आर्टिकल है उसको हम राइट है उसको हम बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। आर्टिकल 32 के अंडर आता है ये, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये बेसिकली क्या करता है, कल को अगर आपको लगे कि सरकार जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ वायलेशन करता है, छेड़छाड़ करता है, तो वहाँ पर ये राइट आ जाता है, वहाँ पर ये आर्टिकल आता है, जो आपके बाकी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? कभी-कभार अगर किसी सिटीज़न को लगे कि मेरे फंडामेंटल राइट जो हैं वो वायलेट होते हैं, तो वो डायरेक्ट कोर्ट में जा सकता है, वो कोर्ट को बोल सकता है कि भाई साहब, मेरे फंडामेंटल राइट यहाँ पर वायलेट हुए हैं, सरकार ने वायलेट किए हैं, आप जल्दी से कुछ कीजिए, ठीक है? तो आप डायरेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32 और आप हाई कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226 के अंडर और आप एक रिट पेश कर सकते हो कि मेरे साथ ये ज़ुल्म हुआ है। किसी ने मेरे मुझे राइट टू लाइफ या राइट टू फ्रीडम या राइट टू रिलीजियस फ्रीडम किसी ने मुझे छीना या राइट टू इक्वालिटी मुझसे छीना, तो इस आर्टिकल के अंडर मैं केस करता हूँ सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेसिकली वो इसके अंडर आर्टिकल 32 के अंडर जो है वो 5 रिट्स आती है। किस तरीके से आप अपना हक माँग सकते हो? किस तरीके से आप अपना हक माँग सकते हो? पहला जो है वो पहला एक रिट है वो है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस बेसिकली क्या है? टू हैव द बॉडी। अगर आपको कल को लगे कि आपके भाई को किसी ने अरेस्ट किया है, ठीक है? विदाउट कोई रीज़न आप उसने उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो है हेबियस कॉर्पस का रिट डाल सकते हो। उनको कोर्ट उनको बोलेगा कि भाई साहब आपने जो ये बंदा अरेस्ट किया है, ये किस बेस पे आपने अरेस्ट किया है? भाई कोई प्रूफ तो होगा, कोई अरेस्ट वारंट तो होगा। आपने जो इस इंसान को अरेस्ट किया है, ये किस बेस पे किया है? तो आप हेबियस कॉर्पस के अंडर अंडर रिट डाल सकते हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कि किसी ने मुझे अरेस्ट किया है, मेरे भाई को अरेस्ट किया है और फिर कोर्ट जो है वो खुद देखेगा। उसके बाद है मेंडेमस। मेंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। ये क्या होगा? अगर आपको कल को लगे कि कोई सरकारी ऑफिसर जो है, वो सरकारी मुलाजिम अपना काम अच्छे से नहीं करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में एक रिट डाल सकते हो कि देखिए सर, यहाँ पर एक इस ऑफिस में जो है, इस इंस्टीट्यूशन में कोई टीचर ऐसा है या कोई ऑफिसर ऐसा है जो अपना काम अच्छे से नहीं करता है। तो फिर कोर्ट जो है वो खुद ही उसके ऊपर कार्रवाई करेगा कि भाई साहब आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? क्या रीज़न है भाई? आप सरकार से पैसा ले रहे हो, तनख्वाह ले रहे हो आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है? उसके बाद है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन बेसिकली क्या करता है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट या जो हाई कोर्ट होता है या सुप्रीम कोर्ट होता है, ये प्रोहिबिट करता है बाकी कोर्ट्स को। अगर अगर मिसाल के तौर पर कल को कोई कोर्ट जो है वो अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाता है। हर किसी कोर्ट के पास अपनी-अपनी ज्यूरिसडिक्शन होती है। जैसे कि आपको पता होगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है या लोअर कोर्ट होता है। लोअर कोर्ट के पास एक एरिया होता है जिसके अंडर जो है वो काम कर सकता है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक होता है जो एक डिस्ट्रिक्ट के अंडर काम कर सकता है, ठीक है? तो कल को अगर उसको लगेगा कि कोई भी कोर्ट जो है वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर काम कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको बोल सकता है कि भाई आप वहीं पर रुक जाइए, आपका ये काम नहीं है, ये काम मैं देखूँगा भाई, ठीक है? उसके बाद है क्यू वारंटो। क्यों वारंटी बेसिकली बोलते हैं बाय व्हाट अथॉरिटी। कल को अगर आपको लगेगा कोई कि भाई साहब किसी इंसान ने जो है वो यूपीएससी क्वालीफाई किया है, ठीक है? आपको लगेगा कि भाई ये जो है बंदा है, मुझे इस पे शक हो रहा है कि मुझे लगता है कि एग्जाम में कुछ फ्रॉड वगैरह हुआ है। तो आप वहां पर कोर्ट को रीड कर सकते हो कि भाई साहब क्यों वारंटी के अंडर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बंदे ने जो है वो किस तरीके से यूपीएससी क्वालीफाई किया। अगर इसने यूपीएससी क्वालीफाई किया भी है, तो इसके पास क्या प्रूफ है? क्या सिलेक्शन लिस्ट इसके पास है? क्या इसमें सिलेक्शन लिस्ट का नाम है? तो कोर्ट वहाँ पर देखेगा भाई, क्या ये सच में ये इंसान इस लायक हैं कि ये पोज़ीशन होल्ड कर रहे हैं? कल को कोई मान लीजिएगा आपको कोई लगेगा कि कोई इंसान जो है वो गवर्नमेंट टीचर लग गया, फ्रॉड फ्रॉड बेस पे उसने पैसे दिए हैं, वो ऐसे ही लग गया। आप वहाँ पर क्यो वारंटी के अंडर एक रिट पेश कर सकते हो जिसमें आप बोल सकते हो कि ये इंसान जो है ये फ्रॉड तरीके से यहाँ पर ऑफ़िस में घुस चुका है या आया है, इसको फ्रॉड तरीके से सिलेक्शन हुई है। तो कोर्ट फिर उसके ऊपर खुद ब खुद कार्रवाई करेगा। लास्ट पे जो है वो श्री शरीरिया। आप कुछ लोग कुछ उसको कुछ और पढ़ते हैं, आपको जो भी मन नमन हो आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है? श्री शरीरिया बेसिकली क्या है? टू बी सर्टिफाइड। ये क्या बोलता है कि अगर मान लीजिएगा आप कल को आपको लगेगा कि जो लोअर कोर्ट है या कोई हाई कोर्ट है, ये मेरी वहाँ पर मेरी सुनवाई जो है अच्छे से नहीं होती है। वहाँ पर मुझे टाइम ज़ाया करते हैं, मेरा केस जो है वो अच्छे से नहीं देखा जाता है। तो आप इसके अंडर कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो।
तो वो डायरेक्ट लोअर कोर्ट को बोलेगा कि भाई साहब आपके पास जो केस पेंडिंग है, ये केस आप मेरे पास लाइए, मैं इस केस को सॉल्व करता हूँ, मैं देखता हूँ कि इस केस में क्या क्या चीजें हुई हैं। ठीक है, तो ये आपका सारा जो है आर्टिकल 32 के अंडर आता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंडर आता है, जो आपके राइट्स को, अधिकार को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, 5 तरीके से आपके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके बाद हमारा जो आता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डीपीएसपी क्या है, उनका क्या गोल है, वो हम समझते हैं। तो पहले हम देखते हैं गोल क्या क्या है। डीपीएसपी का गोल है कि ये बोलता है कि एक स्टेट जो है, एक सोसाइटी जो है, इसमें वेलफेयर होना चाहिए, उसमें इकोनॉमिक जस्ट होना चाहिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए, सोशल जस्ट होना चाहिए। डीपीएसपी बोलता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलता है कि हर किसी इंसान को सेम अधिकार मिलना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर दो लोग काम करते हैं, अगर एक मजदूर काम करता है और एक गवर्नमेंट टीचर काम करता है, अगर गवर्नमेंट टीचर महीने के 30,000 रुपए लेता है, तो मजदूर को भी महीने के 30,000 रुपए मिलने चाहिए। ठीक है, ये इसका गोल है कि बोलता है कि स्टेट में, एक सोसाइटी में तभी जाके वेलफेयर आ सकता है, तभी जाके भलाई होगी, जब हम सोशल जस्टिस के ऊपर काम करेंगे, जब हम इकोनॉमिक इक्वालिटी के ऊपर काम करेंगे, जब हम हर किसी इंसान को इक्वली ट्रीट करेंगे, इक्वली उसको पे करेंगे। ठीक है, अब जो ये जो डीपीएसपी जो है, ये तो ये बोलता है कि हर किसी इंसान को सेम पैसे मिलने चाहिए, सेम वेजेस मिलने चाहिए, लेकिन ये है भाई नॉन जस्टिसेबल। आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, आप कोर्ट में किसी को नहीं बोल सकते हो कि भाई साहब मैंने ये काम किया है तो मुझे इसके लिए कम पैसे मिल रहे हैं। एक सरकारी मुलाजिम को महीने के 50,000 रुपए मिलते हैं, मैं भी भाई काम, मैं भी मजदूरी करता हूँ, मुझे भी कोई 50,000 रुपए नहीं दे सकता है। तो ये चीज़ जो है वो आप कोर्ट में नहीं बोल सकते हो कि मुझे जो है, मुझे इस चीज़ के लिए कम पैसे मिल रहे हैं, या मेरे साथ जो है वो सोशल जस्टिस नहीं हो रहा है। आप ये कोर्ट में नहीं बोल सकते, क्योंकि जो डीपीएसपीज हैं, डीपीएसपीज बेसिकली क्या है कि ये सरकारें रखें ताकि स्टेट की वजह, स्टेट में जो है वो सोसाइटियल सोशल जस्टिस हो जाए, सोसाइटी में जो है वो इकोनॉमिक इक्वालिटी की वजह से हम किस तरीके से सोसाइटी को संभालेंगे, हम किस तरीके से सोसाइटी में वेलफेयर लाएंगे, तो वो एक रास्ता है जहां तक डीपीएसपी उसको लेके जाता है। लेकिन अगर आपके डीपीएसपीज वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो डीपीएस बेसिकली क्या है, इसका एक मॉरल फोर्स ये है कि डीपीएसपी जो है ये बेसिकली सरकार को जो है वो एक गाइडलाइंस देता है कि इस तरीके से आपको सोसाइटी में जो है वो आपको वेलफेयर लाना है, सोसाइटी में आपको, एक सोसाइटी और आपको डेवलप करना है, तो आपको यही चीजें करनी है जिसकी वजह से सोसाइटी में डेवलपमेंट आ सकती है। मिसाल के तौर पर राइट टू एजुकेशन, अभी जो आपके पास जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, ये हमने कहाँ से लाया, ये हमने डीपीएसपी से ही लाया। डीपीएसपी इसको बोलता है, अगर आपको बच्चों को, अगर आपको पढ़ाना है, समाज में अगर आपको एक डेवलपमेंट चाहिए, तो आपको बच्चों को ज़रूरी पढ़ाना है। सरकार ने डीपीएसपी से राइट टू एजुकेशन निकाला, फंडामेंटल राइट्स में रख दिया। तो डीपीएसपी बेसिकली क्या है, ये एक वे है जिसकी वजह से ये सरकार को बोलते हैं कि इसकी वजह से यहाँ पर सोसाइटी में जो है वो एक डेवलपमेंट आ सकती है। एक और चीज़ है ज़मींदारी एबॉलिशन। आपको पता ही होगा कि इससे पहले जो है हमारे देश में ज़मींदारी सिस्टम था। यहाँ पर बड़े-बड़े ज़मींदार थे जो लोगों को अपने अंदर गुलाम रखते थे। तो ज़मींदारी सिस्टम को जो है वो एबॉलिश किया गया। आइडिया कहाँ से लिया? आइडिया लिया डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से आइडिया लिया कि हमें ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में डेवलपमेंट आ सकती है। तो डेवलपमेंट जो है इसीलिए तभी आएगी जब आप डीपीएसपीज़ को मद्देनज़र या दिमाग में रख के कोई काम करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या फ़र्क है? फंडामेंटल राइट्स बेसिकली जस्टिसेबल होते हैं। ये लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं बाय कोर्ट। अगर आपको कल को जो है वो कोई भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, तो आप कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हो। आप कोर्ट को बोल सकते हो कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, तो उस पे आप कार्रवाई करिए। तो फंडामेंटल राइट्स आपके पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। तो डीपीएसपी बेसिकली पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। तो ये होते हैं नॉन जस्टिसेबल। अगर आपको कल को डीपीएसपी कोई वायलेट होता है, आपको इक्वल पे नहीं मिलेगा, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि मुझे मेरा डीपीएसपी जो है वो वायलेट हुआ है। डीपीएसपी क्या है? ये भी बेसिकली राइट्स ही हैं, ये भी हुकूक ही हैं, ये भी आपके अधिकार ही हैं। लेकिन अगर वो वायलेट होते हैं, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, क्योंकि डीपीएसपी बेसिकली जस्टिसेबल नहीं है। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली क्या है? ये नेगेटिव इन नेचर होते हैं।
ये गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कोई काम करने से। कल को कोई गवर्नमेंट जो है वो किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, तो फंडामेंटल राइट उसको वहीं पर रोकते हैं कि भाई साहब आप ये काम नहीं कर सकते हो। वहीं पर डीपीएसपी क्या है, ये पॉजिटिव इन नेचर है। ये गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि भाई आप ये चीज करो, आप राइट टू इक्वलिटी लाओ, आप राइट टू एजुकेशन लाओ, जिसकी वजह से सोसाइटी में डेवलपमेंट हो सकती है। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, ये इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से। ठीक है। ये एंड इस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये क्या करता है, ये इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करता है। ठीक है। वहीं पर हम डीपीएसपी पर जाएंगे, ये प्रमोट करता है वेलफेयर को, इंटायर सोसाइटी को ये प्रमोट करता है, कि बोलता है कि सारी सोसाइटी में जो है वो वेलफेयर होना चाहिए। ठीक है। और ये बोलता है कि हर किसी सोसाइटी में सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जहां पर सारे लोग इक्वली हो और सभी लोगों के पास बराबर पैसा हो। ये कौन बोलता है, डीपीएसपी बोलता है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ड्यूटीज एंड ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो कुछ ड्यूटीज हैं जो सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में रखे हैं, तो हर किसी सिटीजन को चाहिए कि वो इन ड्यूटीज को निभाए। और फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं ये आपके आर्टिकल 51A में आते हैं। ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है वो 42nd अमेंडमेंट में 1976 में मेंशन किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो बोलता है कि हर किसी सिटीजन के पास 11 ड्यूटीज हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। और इंसान को चाहिए कि वो इन ड्यूटीज़ को अच्छे से जो है वो आ, इनको जो है वो इनको रेस्पेक्ट करे। और मिसाल के तौर पर जो है वो एक ड्यूटी है कि हमें नेशनल फ्लैग के सामने जो है वो, या हमारा जो नेशनल एंथम है उसके सामने हमें खड़ा होना है, तो ये एक ड्यूटी है। ठीक है। तो आपको बोलता है कि ये जिसकी वजह से जो है वो हमारे कंट्री में, या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे थोड़ा रेस्पेक्ट हो जाए, हमारी कंट्री को जो है वो थोड़ा रेस्पेक्ट हो जाए। तो हर किसी इंसान के पास जो है वो 11 ड्यूटीज़ हैं, और उन ड्यूटीज़ को जो है वो इंसान को रेस्पेक्ट करना है। ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये आपकी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें क्या, इसमें होता है फॉर्मर एस सुप्रीम कोर्ट का जज इसमें होता है, और उसमें कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो कंटिन्यूसली वॉच करते हैं कि कहाँ पर जो है वो, कहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, तो फिर ये तुरंत वहाँ पर एक्शन लेता है। तो आजकल के दौर में जो है ह्यूमन राइट्स जो आजकल के दौर में है, ये बिल्कुल बेकार बन गए हैं। आपको पता होगा कि दुनिया में कितना जुल्म होता है। आप देखो फ़लस्तीन में कितना जुल्म हुआ, सूडान में कितना जुल्म हुआ, यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा है, यूक्रेन में कितना जुल्म हुआ। तो ये जो ह्यूमन राइट्स हैं, ये बिल्कुल जो है किताबों तक जो है वो सहमत हैं। किताबों से बाहर ये प्रैक्टिकली ये सही नहीं है। अगर ह्यूमन राइट्स जो है वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन अगर आप अच्छे से काम करते हैं, तो आज में जो है आज के दौर में किसी के साथ भी जुल्म नहीं होता। लेकिन अगर आप वही दुनिया में देखोगे, दुनिया जो है वो सिर्फ इंसानों के मारने के पीछे लगी है। एक कंट्री बोलते हैं कि मैं कितने इंसानों को मारूंगा और उसकी वजह से मैं पावरफुल बन जाऊंगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ह्यूमन राइट्स हैं ये सब कुछ बेकार बन गया आजकल, इसका कोई भी वैल्यू आजकल नहीं रह गया है। ठीक है। तो यहाँ से आपका चैप्टर सेकंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपका बड़ा भाई यहाँ पर हमेशा आपके लिए मौजूद रहूँगा। और आपको कोई भी डाउट होगा किसी भी रिलेटेड, चाहे पढ़ाई के रिलेटेड, चाहे लाइफ के रिलेटेड, तो आप मुझे पूछ सकते हो। और आप कभी भी टेलीग्राम पे जा सकते हो, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ पर मैं नोट्स ऐड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।